हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं सॉल्यूशंस क्लास 12th का 4th पार्ट, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी और हेनरीज लॉ, जिसको अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार बोल दीजिए तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मुझे पता है कि आप जितनी भी चीज़ें मैंने बेसिक नीड्स बताई हैं, आई होप कि आप वो सारी बेसिक नीड को फॉलो कर रहे हो। और वो बेसिक नीड क्या थी, फिर से बताऊं? वही बेसिक नीड्स की नोट्स आपको प्रॉपरली बनाते रहने हैं, ठीक है, लेक्चर के दौरान ही। और उसके साथ साथ आपको पीरियोडिक रिवीजन करना ही करना है। देखो, अगर पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, तो चीज़ें भूलती जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा चैप्टर पढ़ने से। चैप्टर को अगर माइंड में रखना है, चैप्टर में डाउट्स क्लियर करने हैं चैप्टर्स के, ठीक है, तो आपको पीरियोडिक रिवीजन का पार्ट, हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको पीरियोडिक रिवीजन का पार्ट बनाओ, ठीक है। धीरे धीरे कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसको रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है, तब आप किसी चैप्टर में माहिर बन पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। सॉलिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, मैंने जैसा बताया, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, यहाँ बेसिकली जो मेन फोकस है इस चैप्टर में वो लिक्विड सोल्यूशंस की है। लिक्विड सोल्यूशन का मतलब, जब मैं कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहा था उससे पहले ही बताया था, अगर लिक्विड सोल्यूशन बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, जहाँ पे सोल्यूशन में लिक्विड एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा? एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के सोल्यूशन हमें पढ़ने हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। और उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहाँ पे? सॉलिबिलिटी पे। कौन सी सॉलिबिलिटी पे? चाहे वो आपका सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन हो, चाहे वो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन हो, इन सभी पे इफेक्ट क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, कैसे सॉलिबिलिटी चेंज होती है, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। और उसके बाद इफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ही आएगा हमारा हेनरीज लॉ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर के हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ को और ले जाते हैं उसको एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो एक बार फिर से, तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सॉलिबिलिटी। क्या होती है सॉलिबिलिटी? आप बता दो, नहीं बताओगे? चलिए मैं बताता हूँ। सॉलिबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, एक मैंने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, मान लो 1 ग्लास वाटर ले लिया। अब उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, यही होगी सॉलिबिलिटी, ठीक है। कब? एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिबिलिटी कहते हैं। समझ में? वही चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, बस उसको पढ़ लो थोड़ा, ठीक है, वो किया हुआ है, बस देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ये क्या है, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, बस आपको क्या करना है, मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें आपको डिफाइन करके पढ़ाऊँगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करते पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको वो बेसिक नीड क्लियर करनी है जो मैंने कही है, ठीक है। देखते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, ठीक है, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफाइड का मतलब वही फिक्स्ड, जो मैंने कहा है
कि 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो 1 ग्लास में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है, और एक एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। यानी सॉल्वेंट फिक्स होना, सॉल्वेंट का जो भी अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए, और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी आपको लेना है, प्रेशर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लिखा नहीं है लेकिन प्रेशर भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो भी दोनों में से कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पे फर्क जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर है उसमें आप 1 स्पून मान लेते हैं, 1 स्पून मैक्सिमम है, ठीक है, 1 स्पून आपने डाला, डिजॉल्व हो गया। अब दूसरा स्पून डालोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, दूसरा स्पून सॉल्ट का आप वहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे उस 1 ग्लास ऑफ वाटर को 2 ग्लास ऑफ वाटर कर दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें डिजॉल्व होगा ना, इसीलिए कहा जा रहा है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि ये सॉल्युबिलिटी तो समझ गए ना, सॉल्युबिलिटी समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी में अगर मैं देखूँ, मान लो एक सोल्यूशन ले लिया मैंने, मान लो एक सॉल्वेंट ऐसे कंटेनर ले लिया और उसमें वाटर फिल कर लिया, दोनों में वाटर फिल किया हमने, ठीक है। अब इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें मैंने डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट, ठीक है, और इसमें मैंने डिसॉल्व कर दिया ऑयल। क्या डिसॉल्व होगा? क्या ऑयल डिसॉल्व होगा? दोनों जगह सोल्यूशन बनेगा? नहीं, यहाँ पे सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन बना लेगा। लेकिन इस केस में जहाँ पे हमने ऑयल डिसॉल्व किया है, किसमें ये क्या लिए हैं? सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट क्या लिया? वाटर। वाटर में अगर आप ऑयल डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, आप जानते हैं, ठीक है, जानते हैं ना, सब जानते हैं। तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी, और ये लेयर क्या डिफाइन कर रही है कि सभी तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, सभी तरह के जो सोल्यूट होते हैं, वो हर एक तरह के सॉल्वेंट में, ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि सभी तरह के सोल्यूट सभी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और इसी पे एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लिखा है। एनसीईआरटी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? देखो, अगर आप नीट स्टूडेंट हो, ठीक है, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एनसीईआरटी ना पढ़ के, ठीक है। लेक्चर पे डिपेंड होना वो अलग बात है, लेक्चर आप देख रहे हो, अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो देखना ही चाहिए, आपको पढ़ना है, समझना है, समझाने के लिए हम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेक्चर देखना है। लेकिन अगर आपका सपना है नीट निकालना, तो आपके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन कंपलसरी है, एक लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वो देखो, एक चीज़ देखो कि आप लेक्चर देखो, लेक्चर में चीज़ें समझ में आई, उसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होते जाएगी, डाउट्स सारे क्लियर होते जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये जान लो। चलिए देखते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है कि जो जिस तरह का होता है उसी तरह का, ठीक है, उसको वो साथी चाहिए होता है। जैसे आपको मान लो पार्ले जी पसंद है, ठीक है, तो आप उसी तरह का साथी देखोगे। पार्ले जी बहुत खराब एग्जांपल हो गया। मान लो पिज्ज़ा पसंद है, मोमोज पसंद है, ठीक है, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, पार्ले जी का ज़माना गया, ठीक है, तो मोमोज पसंद है, तो उसी फ्रेंड को ढूंढोगे जिसको मोमोज पसंद है, ठीक है, उसी फ्रेंड को ढूंढोगे ना, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन इसमें सोल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी और सोल्यूशन को लेके अगर समझाएं, तो जैसे मान लो कि आप 2 तरह के सॉल्वेंट जानते हो, 2 तरह के, कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है? नॉन, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जैसे वाटर है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसी जगह मैंने रख लिया एसीटोन या इथेनॉल रख लिया, तो ये सब क्या है? ठीक है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जितने भी नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यहीं पे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया एसीटोन,
बेंजीन, बेंजीन भी होता है सोल्यूशन फॉर्म में आता है, सॉल्वेंट फॉर्म में आता है, ठीक है। एसीटोन ले लिया, ये सब क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो ये उन्हीं चीज़ों को डिसॉल्व करेंगे जो नॉन पोलर तरीके का हो। जैसे H2O में डिसॉल्व हम कर सकते हैं सॉल्ट, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर समझ रहे हो ना। पोलर और नॉन पोलर का मतलब है कि जो भी सॉल्वेंट या कंपाउंड हो वो अपने ही अंदर, ठीक है, अपने एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट करे। और मैं सिंपली केमिस्ट्री में हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट्री में पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्जेस, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा H+, ठीक है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जो दे रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ एक पोल बन रहा है कि नहीं, प्लस और माइनस का पोल बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इनको पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। तो वाटर में और सॉल्ट भी कैसा होता है, पोलर, इसलिए वो सॉल्ट डायरेक्टली डिसॉल्व हो गया। लेकिन ऑयल जो है, ऑयल ये नॉन पोलर तरीके का होता है। नॉन पोलर होने की वजह से जब हमने डिसॉल्व किया इसमें वाटर, इसको वाटर में, तो ये है ऑयल है नॉन पोलर और ये वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर ये अनलाइक डिसॉल्व, ठीक है, अनलाइक डिसॉल्व नहीं करेंगे ना, मैंने क्या कहा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समझ में आ रही बात। यही इंडिकेट करता है कि ये हर तरह का सोल्यूशन, हर तरह का सोल्यूट, हर तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, हमेशा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समझ में आया, क्लियर हुई। पोलर सॉल्वेंट समझ गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट समझ गए। अब इसी में इथेनॉल में आप ऑयल डाल दो, इथेनॉल है, ठीक है, एसीटोन है, इन सभी में ऑयल आप मिक्स कर दो तो ऑब्वियस सी बात है मिक्स हो जाएंगे, आराम से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है। एसीटोन भी नॉन पोलर नेचर का है और ऑयल भी नॉन पोलर नेचर का है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे ये डिसॉल्व होगा। समझ में आई बात। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझो कि सॉल्युबिलिटी जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट पे, ठीक है, सॉल्वेंट पे, कि अगर सॉल्वेंट अगर जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और सोल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज़ों पे कहेंगे, ठीक है, केवल सॉल्वेंट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे मिटा के देता हूँ, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी देखी जाए, मैं कह सकता हूँ डिपेंडेंसी अगर देखी जाए तो डिपेंडेंसी क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंसी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी में अगर मैं बात करूं तो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है, पहली चीज़ क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड, ठीक है, सॉल्वेंट भी दोनों पे डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा समझाऊं, देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करेगा जैसे आपने गुलाब जामुन खाया ही होगा भाई, उसमें उसको कहाँ डिप करते हैं, शीड़ा में डिप करते हैं, ठीक है, चाशनी जो होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं उसको, चाशनी कैसे बनती ऐसे है कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिक्स कर देते हैं और उसको डिसॉल्व करवाते हैं। कैसे, बाई राइजिंग द टेम्परेचर, हीट करके, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हीट जब आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब डिसॉल्व हो जाता है ना उसमें शुगर, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, भाई एक निश्चित, एक स्पेसिफाइड, अभी कहा है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करवा रहे हो। तो कैसे करवा रहे हो, बाई राइजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगी नहीं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा प्रेशर पे, ठीक है, डिपेंडेंसी किस पे होगी, प्रेशर पे होगी, ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाने पे भी क्या होता है, चेंजिंग आएगी, सॉल्युबिलिटी में चेंजिंग आएगी। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, तो कौन कौन सी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, टेम्परेचर पे,
प्रेशर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी आएगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हमने कहा कि लिक्विड सोल्यूशन, फोकस किस पे है? लिक्विड सॉल्यूशंस पे है। तो पहला जो सोल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ ये पढ़ लें कि ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डिसोल्यूशन। क्या है डिसोल्यूशन? क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आप लेते हो ना, आप मान लो हमने ले लिया ये, ठीक है, ये ठीक है, इस वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब इस वाटर में अगर मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्ट क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन, ठीक है। टेस्ट जो इसका आएगा वो कैसा आएगा? नमकीन हो जाएगा। और सॉल्ट डाल दिया और नमकीन हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसमें हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया, वैसे वैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इस वाटर में, इस सोल्यूशन में क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट, देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला है? व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट dissolved is added to a solvent, solute dissolves and its concentration increases in the solution, और उसकी concentration क्या होती है? इंक्रीज करती है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन बोला जाता है। देखो, डाइल्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना, डिसोल्यूशन का मतलब जब आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो डिसॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है? डिसोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर मान लीजिए इसमें हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया, मैंने अभी बताया कि सॉल्ट मैंने डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद मैं और सॉल्ट डिसॉल्व करते जा रहा हूँ, और सॉल्ट डिसॉल्व करूँगा तो क्या होगा? ये इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन एक मैंने कहा अभी सॉल्युबिलिटी बढ़ा के आए, तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है। अब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है तो इसमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा, उसके बाद सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। अगर मैं इसमें उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व कर लिया और उसके बाद भी इसमें क्या कर रहा हूँ? सोल्यूट डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो वो क्या जाएगा कि जो भी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेटल डाउन होने पे वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब वो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता ये है कि जो भी सोल्यूट डिसॉल्व्ड हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम जितना इसका अमाउंट था उतना हमने डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद भी हमने सॉल्ट डिसॉल्व करना बंद नहीं किया, इसमें और डालते जा रहे हैं। तो और जब सॉल्ट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब वो सेटल डाउन वाले जो हैं, ठीक है, सोल्यूट जो हैं, वो क्या करते हैं? वो करते हैं ये हैं कि धीरे धीरे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितना डिसॉल्व होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपने पढ़ी है मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? हमेशा काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट करने से कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने से वो क्या होता है? सोल्यूट के पार्टिकल्स जो डिसॉल्व होते हैं वो बाहर चले आते हैं, यानी वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो वहाँ पे सेटल डाउन है नीचे वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? सेपरेट आउट होंगे, बाहर आएंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब बैलेंस बना रहेगा, लेकिन कुछ सेपरेट आउट हो रहे हैं और कुछ डिसॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, जो सेपरेट आउट होने वाली प्रोसेस है इसी को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। कैस क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलिजन हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। उस कोलिजन की वजह से कुछ गैदरिंग होगी सोल्यूट के पार्टिकल्स की और वो बाहर चले आएंगे। जैसे मान लो, सिंपली समझ लो कि क्या हो रहा है, एक क्लास है, ठीक है, अब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ शरारती बच्चे हैं एकदम, मतलब कि हाँ, मतलब मैं, ठीक है, हम आज कुछ तड़क भड़क करने वाले हैं, वो वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि क्लास से निकलने की कोशिश करेंगे। वैसे ही सोल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन होता है कि वो जो सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, वो सोल्यूट डिसॉल्व होने के बाद वो चाहता है कि हम सेपरेट आउट हो जाए, और सेपरेट आउट होने के लिए वो क्या करता है? कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और जब सेपरेट आउट हो गया तो वो अनडिसॉल्व हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम
some of the solute particles, some solute particle in the solution collide with other solid particles and get separate out, ठीक है, आउट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो दो प्रोसेस हैं, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस कैसी होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है। कैसे होंगी, साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगी, ठीक है। मतलब इधर डिसोल्यूशन हो रहा है, उधर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व होंगे, मतलब मैक्सिमम के बाद की बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपने डिसॉल्व किया, उसके बाद जब आप डिसॉल्व कर रहे हो, अंदर डाले हो सॉल्यूट को, तब वहाँ पे ये प्रोसेस होती है कि साइमल्टेनियसली डिसोल्यूशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और वो भी इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, ठीक है। यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में हमने क्या किया, इसका मैक्सिमम जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी वो 10 पार्टिकल्स की थी, ठीक है। इसने क्या कर लिया, 10 पार्टिकल्स डिसॉल्व कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, और ऐड कर दिया, 5 पार्टिकल्स और ऐड कर दिए, ठीक है। अब 5 पार्टिकल्स और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि दो पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज हुए, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स क्या हो गए, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वो बाहर आ गए। तो जैसे ही दो पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज होंगे, वैसे ही दो पार्टिकल जो यहाँ पे क्रिस्टलाइज फॉर्म में हैं, वो दो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, डिसॉल्व हो जाएंगे। और डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दो पार्टिकल निकले तो उसकी जगह पे दो पार्टिकल जो नहीं डिसॉल्व थे वो डिसॉल्व हो गए। तो अब 10 पार्टिकल्स अभी भी डिसॉल्व हैं, ठीक है, और 5 पार्टिकल्स अभी भी क्या है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है कि नहीं भाई। 2 ही तो निकले थे और 2 अंदर चले गए। जैसे मान लो एक क्लास में है, उसमें 30 बच्चे हैं, ठीक है, अभी 30 बच्चे बैठे हैं। अब उसमें से 2 बच्चों को हमने बाहर निकाल दिया और 2 ही बच्चों को अंदर कर दिया, तो अभी भी क्लास में तो जो स्ट्रेंथ होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी ना, 30 स्टूडेंट की तो होगी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, और इसी स्टेट को, इसी प्रोसेस को, जिसमें क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसॉल्व, एक तरफ डिसोल्यूशन हो रहा है और दूसरी तरफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इसी ठीक है सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। और ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या कहते हैं हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक क्यों है, क्योंकि देखो चेंज हमें दिख नहीं रहा है कि चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हमें दिख नहीं रहा है, ओवरऑल जो नेट चेंज है वो हमें 0 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में चेंजिंग हो रही है कि पार्टिकल कुछ डिसॉल्व हो रहे हैं और कुछ क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, लेकिन नेट जो चेंज है वो हमें क्या है, 0 दिख रहा है। समझ में आ रही बात। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, डिसोल्यूशन समझ में आया, डिसोल्यूशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया, चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि ऐसे सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस सोल्यूट, ठीक है, या फिर हाँ प्लस सोल्यूट, ठीक है, और ऐसे इस तरह का रिवर्सिबल साइन और सोल्यूशन, ठीक है, और सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं और उसके बाद यही सोल्यूशन फिर से क्या कर रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दे रहा है। यानी कि ये जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनाएंगे तो वो कौन सी प्रोसेस हुई, डिसोल्यूशन। और सोल्यूशन जब क्या कर रहा है, सोल्यूट निकाल रहा है, सॉल्वेंट अलग कर रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस हुई, क्रिस्टलाइजेशन। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो अभी यहाँ पे बताई है। समझ में आया, क्लियर हुई बातें। तो ये चीज़। अच्छा, मैक्सिमम सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया था, तो मैक्सिमम सोल्यूट जब डिसॉल्व किया है तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कौन सा सोल्यूशन कहलाता है। अगर कोई सॉल्वेंट है उसके मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है, मैक्सिमम रेंज तक आपने क्या कर दिया, उसमें सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया है, तो वो किस तरह का सोल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। याद रखिएगा,
ठीक है, कौन सा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आपने उसके मैक्सिमम रेंज तक उसमें सोल्यूट डिजोल्व नहीं किया है तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आए, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई, इक्विलिब्रियम समझ में आया कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल क्रिस्टलाइज और डिजोल्व होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रही है, कौन सा कंडीशन आ रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़े। देखिए फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर का, यही सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में ही समझना है इसको। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में इफेक्ट जो है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले चीज़ बता दें, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा जानिए कि सॉलिड के केस में, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड यही दोनों चीज़ों से तो बनाया जा रहा है पूरा, ठीक है, पूरा सोल्यूशन इन्हीं दोनों चीज़ों से बनाया जा रहा है, और इन दोनों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत लेस होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इनकी क्या होती है, बहुत लेस होती है। लेस कंप्रेसिबिलिटी की वजह से यहाँ पे ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का, इसलिए प्रेशर को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में, ठीक है, सॉलिड इन। लेकिन कहाँ पे कंसिडर करेंगे, आगे जो हेनरीज लॉ है, यानी गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि गैस है, गैस पे आप जानते हो कि गैस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात आ रही है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझ लेते हैं। देखिए इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल। अब लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। लीच-एटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा है, कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई चेंज करते हो, ठीक है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को, आपके किए गए चेंज को वो अपोज कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। अब इसमें कोई, मैंने ये इक्विलिब्रियम में है, मैं दोनों तरफ से एक बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बराबर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, मान लो कि कोई और इफेक्ट आया जिसकी वजह से इसमें चेंजिंग आने लगी, ये इधर जाने लगा, ठीक है, इधर जाने लगा, ये हाथ इधर से फोर्स ज़्यादा होने लगा, तो हमेशा इक्विलिब्रियम इस चेंज को क्या करेगा, हमारे किए गए चेंज को अपोज करेगा कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रख सके, ठीक है। क्योंकि चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम जाएगा ना, तो वो चाहेगा कि हम किस तरफ रहें, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहें, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जो भी चेंज आप करोगे इक्विलिब्रियम हटाने के लिए, उस चेंज को इक्विलिब्रियम हमेशा अपोज करता है और इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है। इसी को कहते हैं लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल। अब इसका रोल क्या है यहाँ पे डिसोल्यूशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, वो समझते हैं, ठीक है, वो अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, चीज़ें समझाएंगे आपको। मान लीजिए, ठीक है, एक हमारा सोल्यूशन, अब उसमें मैंने सॉल्ट डिजोल्व किया तो भाई डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सॉल्ट डिजोल्व किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन हो रहा है, और वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, और मैक्सिमम हम डिसोल्व कर दिए तो क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, दोनों प्रोसेस होती हैं, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये क्लियरली समझाता हूँ कि इफेक्ट कैसे पड़ता है, क्या चीज़ें क्या चेंज हो रहे हैं। पहली चीज़ ये याद रखिए कि जब भी डिसोल्यूशन की बात आएगी, ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, और डिसॉल्व होना मतलब वाटर में डिसॉल्व या सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, यानी उनके साथ जा रहा है, और साथ जा रहा है इसका मतलब होता है बॉन्ड मेकिंग, यानी बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, बॉन्ड। और जब भी बॉन्ड बनते हैं तो याद रखिएगा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। देख लो ध्यान से, ये डबल हेडेड एरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ ये सब समझाऊंगा ना अगर इनके बिना, तो आप बहुत, मुझे लगता है बहुत लीस्ट चांसेस हैं कि आप समझ पाओगे। इसलिए पहले इसको देख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अगर डिसोल्यूशन, अब क्रिस्टलाइजेशन, दूसरी प्रोसेस क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन अगर है तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि जो डिसॉल्व पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं? सेपरेट आउट हो रहे हैं। सेपरेट आउट होने का मतलब निकल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं तो मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे मिल रहे थे तो बॉन्ड मेकिंग, अलग हो रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब बॉन्ड ब्रेकिंग जब होती है किसी भी चीज़ का, अगर कहीं भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, ठीक है, अब मुझे इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? करना पड़ेगा ना, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? तो एनर्जी लगानी पड़ रही है, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी अब्जॉर्ब होने का मतलब कौन सी प्रोसेस? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो। कह रहा है, मैं सेकंड वाला ये जो है इसको पहले समझाता हूँ, उसके बाद फर्स्ट वाले पे आएंगे। ठीक है, सब दोनों वाइस वर्सा ही हैं। ठीक है, बस इफेक्ट ऑफ आपको समझना है, इफेक्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, यानी सोल्यूट क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, और उनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेकेंड पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है कि अगर ओवरऑल सिस्टम जो है, जो हम प्रोसेस लगाए हुए हैं, सॉल्ट डिजॉल्व कर रहे हैं, वो ओवरऑल प्रोसेस मान लीजिए एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब उस सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सिस्टम मतलब जो आपने आप सोल्यूशन डिजॉल्व कर रहे हो, डिजॉल्व हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? दोनों प्रोसेस, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वहाँ पे उस पूरे ओवरऑल नेट जो सोल्यूशन का जो एनर्जी आ रहा है वो क्या हो रहा है? वो आ रहा है कि एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूशन जो सिस्टम है वो कैसा होगा? उसके पास एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी कि नहीं? ठीक है, और उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो। ठीक है, पहले से सिस्टम के पास क्या है? एक्सोथर्मिक है सिस्टम, तो एनर्जी होगी। एनर्जी एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है तो मतलब एनर्जी पहले से सिस्टम के पास है, और आप भी क्या कर रहे हो? और एनर्जी क्या करते जा रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं? पहले से एनर्जी है, आप भी एनर्जी देते जा रहे हो। तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और आप कोई चेंज कर रहे हो, तो हमेशा सिस्टम उस चेंज को क्या करेगा? हमेशा इक्विलिब्रियम उस चेंज को, जो आपने चेंज किया है, उस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। यही कहता है ली चाटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझिए कि पहले से आपके पास आपके सिस्टम में एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, अब आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी एनर्जी दे रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा? चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम में रहें, और इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो क्या करेगा? अब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगेगा कि नहीं? करने लगेगा। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्यों? जिससे एनर्जी क्या हो जाए भाई? बढ़ गई ना एनर्जी। अब आप भी दे रहे हो, पहले से उसके पास था भी, तो वो कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं? और जब कम करने की कोशिश करेगा तो कहाँ जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे। कहाँ जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे। और एनर्जी एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग कब होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि सेपरेट आउट हो रहे हैं, और सेपरेट आउट होने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। समझ में? सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस जो डिसोल्यूशन आप कर रहे हो, जो सोल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो सोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेज विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। फिर से एक बार सुनिए, फिर से पूरी प्रोसेस में समझा रहा हूँ कि अगर पूरा सिस्टम एक्सोथर्मिक है, यानी उस जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में एनर्जी पहले से रिलीज हो रही है। ठीक है,
उस जब आपने डिज़ोल्व किया है तो उसमें से पहले से एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन की एनर्जी को और बढ़ा रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, और आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि आपको टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, एनर्जी और बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है, वो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे था, तो ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिस्टम उस चेंज को अपोज करेगा। तो आप बढ़ा रहे हो तो अपोज करने का मतलब एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर घटाना चाहेगा, और टेम्परेचर कब घटेगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ होता है, क्रिस्टलाइजेशन में। और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि सेपरेट आउट हो रहे हैं सोल्यूट, और सेपरेट आउट जब होंगे तो यानी कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और वही चीज़ यहाँ पे पूरी डिफाइंड है। समझ में क्लियर हुई। और इसी का वाइस वर्सा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सोल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरे सिस्टम में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, रिलीज कम हो रही है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, उस टाइम पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब सिस्टम क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा ना। अपोज करने के लिए क्या करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर को वो क्या करना चाहेंगे, कम। समझ में आ रही बात, अपोज करना चाहेंगे कि नहीं, ये समझिए। अब अपोज करना चाह रहे हैं तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या करने लगेगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। समझ में आया, क्लियर हुई। तो ये चीज़ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप फंस रहे हो ना, तो केवल ये जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है ना, इससे समझने की कोशिश करो, इससे पूरा आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, इससे आप बहुत आराम से समझ जाओगे इतने पार्ट से। ठीक है, क्योंकि पूरा ये खेल किसका है, वर्ड्स का है, वर्ड्स। और इन वर्ड्स को आप समझ गए तो सीधे आप कर लोगे। समझ में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या है, हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हेनरीज लॉ कहाँ पे, किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है, किस टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। तो हेनरीज लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अप्लाई होगा ओनली दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो कि कैसा है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है। अभी पीछे हम क्या पढ़ते आ रहे थे, पीछे हम पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, अब हेनरी लॉ समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ऐसे 3 कंटेनर्स हैं। ठीक है, और अच्छा उससे पहले एक चीज़ समझाओ मुझे कि गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का कोई एग्जांपल दो। ठीक है, तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ, आप क्या करो, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का कोई एग्जांपल दो, तब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने पानी रख दिया, ब्लू है, पानी कैसा है, ब्लू है। ठीक है, पीला पानी है, कहाँ ब्लू है सर। ठीक है, आप लोग तो क्वेश्चन उठाने लगोगे अभी। हाँ, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब गैस एंड लिक्विड का सोल्यूशन, अरे भाई को अभी तक नहीं बता पाए, अरे कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, वो सब गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन के ही तो एग्जांपल हैं। फ्लेवर्ड लिक्विड में क्या मिक्स किया रहता है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही तो मिक्स होती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, सब तो होता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि मैं यहाँ पे एक ऐसा 3 तरह का एक सोल्यूशन लिया हूँ, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट मान लेते हैं। ठीक है, वाटर नहीं लिया हूँ, और वाटर के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, पिस्टन लगाने के बाद पिस्टन के जो बीच में यहाँ जगह है ना, इन सब में मैंने ये रेड कलर से मैंने क्या फिल कर दिया, गैसेस फिल कर दिए। ठीक है, क्या फिल कर दिए, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे गैसेस फिल है। ठीक, समझ में आ रही बात। अब मैं एक कंडीशन यहाँ लगा रहा हूँ।
कंडीशन क्या है, ध्यान से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, कंडीशन ये है कि बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 4 ATM का फोर्स लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, यहाँ 5 ATM का प्रेशर लगाऊं और यहाँ 10 ATM का प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ कि किसमें, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस इस लिक्विड में, ये जो लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ है, इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएंगी। बताइए किसमें होगी, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व हो जाएंगी इस लिक्विड में। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड में क्या होने लगेंगे, डिज़ोल्व होने लगेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में क्या करते हैं, जैसे ही आप ओपन करते हो तो वो क्या करता है, शिश की आवाज़ आती है ना, ठीक है, वो क्या निकलता है, गैसेस जो प्रेशराइज करके उनमें फ्लेवर्ड लिक्विड में डिज़ोल्व की गई थी गैसेस, वो जैसे ही उनसे प्रेशर हटा तुरंत वो क्या हो गई, निकल गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा वो जो भी सोल्यूट है यानी गैसेस हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। किस में डिज़ोल्व होते हैं, लिक्विड में। और यही चीज़ कौन बताता है, हेनरीज लॉ। यही हेनरी भैया बता के गए हैं हमारे। कौन बता के गया है, हेनरी सर, सॉरी भैया नहीं, ठीक है, हेनरी सर हमारे बता के गए हैं। अब क्या लिख के गए हैं, क्या स्टेटमेंट इनकी पढ़ लेते हैं। Solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of the liquid or solution। क्या कि जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे लगाया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा वो गैस सॉल्यूबल होगा लिक्विड में। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, यही हेनरीज लॉ है। कितना आसान था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। क्या कहा कि जितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जो गैस प्रेजेंट है अबव द लिक्विड सरफेस, उस पर जितना प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा वो गैस सोल्यूबल होगा किसमें, लिक्विड में। समझ में आई, क्लियर हुई, ठीक है। और यहीं से एक स्टेटमेंट आता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, सॉल्युबिलिटी को मैथमेटिकली अगर डिनोट किया जाता है तो किससे किया जाता है, वो किया जाता है मोल फ्रैक्शन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन से। एक्चुअली डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है, समझ में आया, मतलब उसी से रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी कोई मैथमेटिकल फैक्टर नहीं है जो हम यूज़ कर सकें मैथमेटिकली, किसमें यूज़ कर सकें, क्वेश्चन सॉल्व करने में या कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए उसकी जगह हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कहूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि जो पार्शियल प्रेशर दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन दैट इज काई ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, काई ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या है, सोल्यूट का उसका मोल फ्रैक्शन, किसमें सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो बन जाता है P इज इक्वल टू KH इंटू काई। और ये KH क्या है, KH को कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। समझ में, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसको क्या कहते हैं, जिसको हेनरी का फॉर्मूला कहते हैं। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू काई, जिसमें काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और B क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। समझ में। अब यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस, हर एक स्पेसिफिक गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए KH की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होती है। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है KH, दो चीज़ों पे, KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी और टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी कहीं भी अगर मान लीजिए किसी भी गैस का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके KH की वैल्यू क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। समझ में आ रही बात,
ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ रही बात, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का, यानी हेनरीज कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। कब इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये कैसे समझेंगे, एक बार देख लेते हैं कैसे बढ़ेगा। देखिए, हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूं, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर अगर ले लिया हमने, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो कांस्टेंट कर दिया है हमने, ठीक है। तो जो अभी स्टेटमेंट, अभी ये एक लाइन पढ़ के आए हैं कि P इज इक्वल टू KH, यानी हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या, काई। ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें मिलेगा, अगर मैं यहाँ KH को मल्टीप्लाई इस साइड कर दूँ तो P अपॉन KH आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, हो जाएगा कि नहीं। अगर KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सोल्यूट, कोई भी गैस, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, एक गैस, नेचर ऑफ गैस पे, और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर किसी गैस की KH वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। समझ में आ रही बात, क्यों कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, KH जितनी ज़्यादा KH वैल्यू उतना कम मोल फ्रैक्शन, कम डिजोल्व होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, देखो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी कम, याद रखिए, ऐसे याद रखिए। समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यानी KH की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी जैसे KH की वैल्यू जो होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होती है, KH की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, बहुत स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूबल थोड़ी होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और मैंने क्या कहा कि KH की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, जैसे आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, किसमें सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्वेंट या लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, वो क्या होगी भाई, गैस आप देखते हो ना कि वाटर है, ऐसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें हमने गैस खूब ज़्यादा क्या करके रखा है, हाई प्रेशर पे यहाँ पे डिजोल्व करवा के रखा है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बाहर आएंगे ना बबल्स के फॉर्म में, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है भाई, मान लो ऑक्सीजन ही है, वाटर जो घर पे मिलता है सब में, हर एक वाटर में ऑक्सीजन कुछ प्रेजेंट होता है डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप इसको क्या करिए, हीट करने लगिए, ठीक है, बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने से क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिजोल्व्ड गैसेस होती हैं, वो क्या हो रही हैं, बाहर चली जा रही हैं, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। सॉल्युबिलिटी घट रही है मतलब, ठीक है, सॉल्युबिलिटी घट रही है, और सॉल्युबिलिटी जब घटेगी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे समझो कि दो इक्वेशंस आए हैं, इसको मैं मिटा दूँ, अगर मैं रिलेट करूँ, अगर ठीक है, रिलेट करने से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी अब बढ़ती, सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है, घट रही है, ठीक है, ठीक, सॉल्युबिलिटी घट रही है। और पहले से यहाँ पे देखा कि जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और दूसरी क्या चीज़ देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को लेके ही सॉल्व किया जाए तब भी ये तो आ जाएगा कि KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस। समझ में आया, यहाँ से ये चीज़ आती है, ये इक्वेशन आ गया। अब इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे एक्वेटिक लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर।
आपसे एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा है, आई थिंक है क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, शायद है, ठीक है, कि कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा ऑक्सीजन का वाटर में, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वो रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जबकि कोल्ड वाटर अगर टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनको चाहिए ना, क्या चाहिए, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे उन्हें भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बात? तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर का, और ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये डिपेंडेंसी आपको याद रखनी है कि KH दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। यानी KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन घटेगा। और टेम्परेचर समझ में, इन दोनों चीज़ों पे KH की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुई? आगे बढ़ें। फिर आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स, इनके बारे में पढ़ना है। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो सिंपल सा है, वही हाँ, कौन सा? कोल्ड ड्रिंक। भाई वो क्या कह के गया है? हेनरी लॉ, हेनरी भैया हमसे क्या कह के गए हैं, ठीक है, क्या कह के गए हैं? यही कह के गए ना कि प्रेशर जितना बढ़ाओगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो कोल्ड ड्रिंक में तो यही होता है, हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, लिक्विड जो भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लेवर्ड लिक्विड में मिक्स किया जाता है ना, सॉल्यूशन बनाया जाता है। और जैसे ही आप उस प्रेशर को हटाते हो वैसे ही वो क्या होता है, ऐसे मान लीजिए बॉटल है, अब इसको जैसे ही खोले तुरंत वो उससे साउंड आती है ना, हिश की, ठीक है। और वो क्या कर जाता है, प्रेशर हटाते ही जो गैसेस हैं वो क्या हो गई, बाहर चली गई ना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हमें डेली लाइफ में देखने को मिल रहे हैं एक्चुअल में, कि प्रेशर ज़्यादा था तो सॉल्युबिलिटी थी, प्रेशर जैसे ही आपने कम किया, उसको ओपन किया, तुरंत सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल यही है, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स, ये स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, ऐसे ये जो तैराकी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिलेंडर बांध के ले जाते हैं, देखते हो ना, ये ऐसे सिलेंडर्स रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसमें हीलियम गैस होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। हीलियम गैस होती है और भी गैसेस होती हैं, ठीक। इस तरह से गैसेस का मिक्सचर यहाँ पे इनके पास होता है। ये क्या करने के लिए ले जाते हैं, ये करने के लिए ले जाते हैं कि जैसे जैसे आप ये नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डीप सी में भाई स्कूबा डाइवर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएंगे, और नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। जब आप पानी के अंदर जाओगे, ठीक है, या स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो उनके ऊपर क्या आ रहा है, एक तो 1 atm का प्रेशर पहले से गैसेस का लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की, ठीक है, वो 1 atm का प्रेशर लगा ही रही है। उसके ऊपर अब उनके ऊपर क्या आ गया, पानी आ गया, ठीक है, और वाटर आ गया। अब जितना वो वाटर उनके ऊपर है वो भी तो अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को, ठीक है, उस प्रेशर को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं करेंगे, अगर वो प्रेशर बैलेंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नर्व्स फट जाएंगी, चिपक जाओगे आप, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वो क्या ले जाते हैं, सिलेंडर गैसेस ले जाते हैं, और गैसेस को इनहेल करते हैं, ठीक है। इनहेल करने से क्या होगा, वो पूरी ब्लड वेसल्स में हमारी वो गैसेस क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी, और वो अंदर से प्रेशर लगा रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर से प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है। वो अंदर से प्रेशर लगा रही हैं, ऊपर से प्रेशर कौन लगा रहा है, जो वाटर का प्रेशर लग रहा है। और दोनों प्रेशर जब बैलेंस रहेंगे तभी वो वहाँ पे रह पाएंगे, नीचे जा पाएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अब जितना नीचे वो जाते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो जितने गैसेस वो सिलेंडर में गैसेस लेके गए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ते जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो गैसेस सिलेंडर में लेके गए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हमारे बॉडी में क्या होती जाएगी, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड में क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब
एक कंडीशन आई कि अब वो ऊपर आते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि सॉलिबिलिटी कम होगी। सॉलिबिलिटी कम होने का मतलब कि जो भी गैसेस अब तक डिसॉल्व हुए थे वो सभी गैसेस क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, अनडिसॉल्व कंडीशन में, ठीक है। अब बाहर आना स्टार्ट हुए तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस है एक, ठीक है, ये क्या कर लेता है, ये कह सकते हैं छोटे छोटे बहुत ब्लॉकेज बना लेता है, ठीक है, निकलते टाइम, गैस निकलते टाइम, अनडिसॉल्व होते टाइम। ये ब्लॉकेज क्या करते हैं, अगर ये ब्लॉकेज आपके नर्व्स को, ठीक है, जो तैराकी हैं उनके नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बबल्स बना लेगा, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देगा, किसको ब्लॉक कर देगा, ब्लड वेसल्स को, और ब्लॉक कर देगा तो आप जानती हो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो उसको उस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस कंडीशन से बचने के लिए नाइट्रोजन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, नाइट्रोजन के एकदम नाइट्रोजन कम नहीं किया जाता है, लेकिन मैक्स ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया जाता है, ये हीलियम को, नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम को ऐड किया जाता है सिलेंडर में, ठीक है। और ये हीलियम क्या करता है, उस ब्लॉकेज वाली चीज़ को कम करता है, इस ब्लॉकेज वाले चांस को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आ रही बात, क्या लेते हैं उसके साथ साथ, नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम ऐड कर लेते हैं सिलेंडर में। पूरी प्रोसेस समझ में आई। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था तो जो भी गैसेस हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ रही थी। अब ऊपर आते जा रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर कम होगा, भाई पानी के, अब ऊपर आते जा रहे हो ना, ठीक है, अब कम वाटर आपके तैराकी के ऊपर होगा, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स के ऊपर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, अब गैसेस जो बॉडी में गए थे वो सारे बाहर आना स्टार्ट होंगे। अब नाइट्रोजन उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन खतरा कर देता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हीलियम यूज़ किया जाता है सिलेंडर्स में, हीलियम को मिक्स किया जाता है जिससे वो ब्लॉकेज वाली कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हो कि कम हो ही ना, ठीक है। समझ में क्लियर हुई। ये चीज़ें थी इनसे रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे हम आपसे कहना चाहते हैं अलविदा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द रीडिंग इन द सेशन, ठीक है। आपको एक और चीज़ कहनी है कि वही चीज़ क्या, कि पीरियोडिक रिवीजन और नोट्स, ठीक है, जितनी चीज़ें आप ये कर रहे हो वो करते रहो, पीरियोडिक रिवीजन तो करते ही रहो, ठीक है। अब इस सेशन में मतलब 4th 5th पार्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेट, राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राउल्स लॉ, फिर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, समझ में आ रही बात, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए, वही कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो है भाई, इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। 7 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसके ग्राफ्स हैं, ठीक है, वो फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वेपर प्रेशर और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस कहीं भी कम नहीं होगी, क्योंकि देखो इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन नहीं, जो न्यूमेरिकल आएंगे ना वो ये नहीं पूछ के आएगा कि इस टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यूमेरिकल पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आना कंपलसरी ही है, एक न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा। आप बोर्ड एग्जाम दो, नीट एग्जाम दो, जेईई एग्जाम दो, कोई एग्जाम दो, ठीक है। और थियोरी आपको पढ़नी है इसलिए क्योंकि थियोरी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाई थियोरी आपको पता रहेगी तभी तो आप क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उसको समझ पाओगे और उस पर अपना जो भी अपनी कंडीशंस है वो सोल्यूशन की कंडीशन है वो लगा पाओगे, समझ में। तो इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइए, पीरियोडिक रिवीजन करिए, ठीक है।
कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर इसको फिर से समझा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं उस चीज़ को फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ आपको। ठीक है, क्लियर? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।